गुजरात के सूरत में हुए नगर निगम के चुनाव में आम आदमी पार्टी के शानदार प्रदर्शन के बाद अरविंद केजरीवाल ने वहां रोड शो किया और सूरत की जनता का शुक्रिया अदा किया। वहां के निकाय चुनाव में आम आदमी पार्टी कांग्रेस को पछाड़कर दूसरे नंबर पर पहुंच गई थी, जिसके बाद अरविंद केजरीवाल सूरत के लोगों के बीच पहुंचे। उन्होंने वहां एक रोड शो किया जिसमें शामिल आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को देखकर इस बात का एहसास होने लगा कि ये जीत उनके लिए बहुत खास है। बड़ी तादाद में लोग पार्टी की टोपी लगाकर केजरीवाल को देखने पहुंचे, जिनके बीच से होते हुए अरविंद केजरीवाल की गाड़ी आगे बढ़ी। लेकिन इससे पहले उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं की मेहनत को सलाम किया और सूरत में पार्टी को नई पहचान देने के लिए उनकी पीठ थपथपाई। पूरे गुजरात में नहीं, पूरे देश में आप लोगों की चर्चा हो रही है। पूरे देश में लोग कह रहे हैं ये सूरत में क्या हो गया। गुजरात में 28 फरवरी को पंचायत चुनाव होने वाले हैं, जिससे ठीक पहले केजरीवाल ने सूरत का दौरा किया, क्योंकि माना जा रहा है कि गुजरात में आम आदमी पार्टी कांग्रेस का विकल्प बनने की तैयारी कर रही है। यही नहीं, अपने इस दौरे में उन्होंने सूरत में पार्टी के चुने हुए पार्षदों से मुलाकात की, जिसके लिए वहां एक थैंक्स गिविंग कार्यक्रम हुआ, जिसमें केजरीवाल ने पार्षदों को जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने की हिदायत दी। यही नहीं, वो अपने सभी 27 पार्षदों के साथ जनता के सामने पहुंचे। रोड शो के बाद केजरीवाल ने जो रैली की, उसमें केजरीवाल जब मंच पर पहुंचे तो उनके साथ आम आदमी पार्टी के सभी पार्षद भी मौजूद थे, जिन्होंने जनता के सामने हाथ जोड़कर शुक्रिया अदा किया। इससे पहले उन्होंने अपने पार्षदों के साथ अलग से मुलाकात भी की और उन्हें सूरत के लोगों के लिए काम करने को कहा। बीजेपी नेता गजेंद्र सिंह शेखावत ने बंगाल में हालात पर चिंता जताते हुए चुनाव आयोग के फैसले को सही ठहराया। जिस तरह की परिस्थितियां पश्चिम बंगाल में बनी है, जिस तरह से प्रशासनिक अमले का दुरुपयोग करते हुए पश्चिम बंगाल में चुनाव को मतदाताओं को प्रभावित करने और उनको भयाक्रांत करने की कवायद की जा रही है, मुझे लगता है कि उसके अनुरूप चुनाव आयोग ने जो निर्णय किया है, सबको मिलकर के उसका स्वागत करना चाहिए। सैकड़ों कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है और वो ये कहते हैं कि सरकार, भारत की सरकार गलत कर रही है। अपने गिरेबान में झांक करके देखें, उसके बाद दूसरों पर टिप्पणी करें। तुर्की के इस्तांबुल से दिल को झकझोर कर रख देने वाली तस्वीरें सामने आईं, जहां एक जलती इमारत से एक महिला ने अपने 4 बच्चों को नीचे फेंक दिया। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि आग उसके अपार्टमेंट में फैल चुकी थी और जब कोई रास्ता नहीं बचा तो उसने बच्चों की जान बचाने के लिए उन्हें तीसरी मंजिल से नीचे फेंकना शुरू कर दिया। सामने आई एक तस्वीर में पहले उसने एक बच्चे को खिड़की से नीचे फेंका, फिर जिसे जमीन पर खड़े लोगों ने पकड़ लिया, फिर उसके बाद उसने अपने दूसरे बच्चे को नीचे फेंक दिया। तीसरी तस्वीरों में साफ दिखा कि उस अपार्टमेंट की खिड़की से काला धुआं उठ रहा था। वहां खड़ी वो महिला और उसके बच्चे ठीक से दिखाई तक नहीं दे रहे थे, लेकिन वो अपने दिल पर पत्थर रखकर सभी बच्चों को एक एक कर नीचे फेंकती जा रही थी। इस घटना को जिसने भी देखा उसके रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन लोगों ने बच्चों की जान बचाने के लिए महिला के इस कदम की सराहना भी की। Battaniyeleri gerdirdik, 3-4 tane battaniyeyi iç içe koyduk. बाद में उस अपार्टमेंट में मौजूद सभी लोगों को बचा लिया गया और उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। जयपुर में चोरी का एक अनोखा तरीका सामने आया। ये चोरी जयपुर के एक डॉक्टर के घर में हुई और इस चोरी को अंजाम देने के लिए आरोपियों ने पहले पास का ही एक मकान खरीदा, जिसके बाद इस मकान से सुरंग बनाकर डॉक्टर के मकान तक वो चोर पहुंचे और उसके बेसमेंट में रखी करोड़ों रुपए की चांदी चुरा ली। बताया गया कि डॉक्टर ने इस चांदी को बेसमेंट के अंदर गड्ढा करके छिपाया हुआ था और आरोपियों ने वहां पहुंचकर ये सारी चांदी निकाली और पूरे बेसमेंट को पहले जैसा करके वहां से गायब हो गए। डॉक्टर की शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने भी जांच तेज कर दी है। बताया गया कि जिस मकान से सुरंग बनाकर इस चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया, उस घर को कुछ दिन पहले ही 90 लाख रुपए में बेचा गया था। कांग्रेस पार्टी के किसानों के संगठन किसान कांग्रेस ने दिल्ली में कृषि मंत्री के घर का घेराव करने की कोशिश की। कृषि सुधार कानूनों के विरोध में चल रहे आंदोलन के 3 महीने पूरे होने पर कांग्रेस ने यह प्रदर्शन रखा, जिसके लिए बड़ी संख्या में कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता बर्तन बजाते हुए सड़क पर निकल पड़े। प्रदर्शनकारियों ने यह मार्च दिल्ली के अकबर रोड के कांग्रेस दफ्तर से शुरू किया। जैसे ही कांग्रेस दफ्तर से निकले, उससे कुछ ही कदम दूर चलने पर पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रखी है। यहां से कृषि मंत्री के घर की तरफ आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है। बैरिकेडिंग के दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस के अलावा अर्धसैनिक बल के जवान भी तैनात रहे। प्रदर्शनकारी बैरिकेडिंग के सामने ही काफी देर तक सरकार के विरोध में नारेबाजी करते रहे।
कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने बैरिकेडिंग पर चढ़कर नारे लगाने शुरू कर दिए। काफी देर तक हंगामा चलता रहा, लेकिन पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को बैरिकेडिंग पार नहीं करने दी। 3 महीने से पूरा देश का अन्नदाता सीमाओं पर बैठा है और सरकार सुध लेने को तैयार नहीं है। कांग्रेस ने केंद्र सरकार से कृषि सुधार कानूनों को वापस लेने की मांग दोहराई, लेकिन किसानों के हक की लड़ाई का दावा करने वाली कांग्रेस अपने किसान संगठन के लिए नया अध्यक्ष भी नहीं चुन पा रही है। न्यूज़ 18 के अरुण सिंह की रिपोर्ट है कि ऑल इंडिया किसान कांग्रेस के मौजूदा अध्यक्ष नाना पटोले बस नाम के अध्यक्ष रह गए हैं, क्योंकि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में वो न सिर्फ विधायक चुने गए, बल्कि पार्टी ने सरकार गठन के बाद उन्हें विधानसभा का अध्यक्ष भी बना दिया। हालांकि बाद में उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद उन्हें महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंप दी गई। लेकिन उनके पद संभालने के कई दिन गुजर जाने के बाद भी पार्टी उनका विकल्प नहीं ढूंढ पाई। यही वजह रही कि ऑल इंडिया किसान कांग्रेस का दिल्ली में कृषि मंत्री के घर के घेराव का कार्यक्रम बिना अध्यक्ष के हुआ, क्योंकि नाना पटोले व्यस्त होने की वजह से दिल्ली में आयोजित इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सके। 8 फे में इस बार की चुनाव होने वाली है। ज्यादातर विरोधी पार्टियां इसी प्रकार 4 था उनका, और हर बूथ में सेंट्रल फोर्स हो, तभी निष्पक्ष और शांतिपूर्वक चुनाव हो सकेगा, ये सबका इच्छा है। भारतीय जनता पार्टी के नाते हम पहले से पूरी तैयार थे, और चुनाव कभी भी हो उसके लिए पूरा दमखम से हम लड़ेंगे। और भी लोग आने वाले हैं, थोड़ा सा जब तक संहिता नहीं लगता है, पुलिस प्रशासन का प्रताड़ना होता है, इसलिए डर के रुके हुए थे, फिर आना शुरू हो जाएगा। इससे जैसे कि हमारा मनोबल बढ़ेगा और उनकी पार्टी की हालत खराब होगी, उनके लिए लड़ने के लिए, प्रचार करने के लिए नेताओं की कम पड़ जाएगा। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा बजट सत्र के पहले ही दिन जोरदार हंगामा हुआ, जिसके बाद नेता विपक्ष समेत 5 कांग्रेस विधायकों को पूरे सत्र के लिए सस्पेंड कर दिया गया। वहां राज्यपाल के अभिभाषण से सत्र की शुरुआत हुई, लेकिन विपक्ष ने उनके भाषण पर सवाल उठाते हुए सदन में हंगामा शुरू कर दिया। यहां तक कि राज्यपाल ने पूरा अभिभाषण भी नहीं पढ़ा और वो सदन से बाहर निकल आए, लेकिन हंगामे पर उतारू कांग्रेसी विधायकों ने उनका रास्ता रोक लिया और धक्का मुक्की शुरू कर दी। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय के सुरक्षाकर्मी उन्हें किसी तरह वहां से निकालकर उनकी गाड़ी की तरफ बढ़े, लेकिन वहां मौजूद विपक्षी विधायक फिर बवाल करने लगे। उन्होंने गवर्नर की कार का रास्ता रोक लिया और उस पर घूंसे बरसाने लगे। विपक्ष के इस बर्ताव पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी भड़क गए, लेकिन हंगामा कर रहे विधायकों पर कोई असर नहीं पड़ा। इसी बीच वहां मौजूद बीजेपी और कांग्रेस विधायकों के बीच धक्का मुक्की शुरू हो गई। हद तो तब हो गई जब धक्का मुक्की में वहां खड़े मंत्री सुरेश भारद्वाज धड़ाम से नीचे गिर पड़े। हालांकि वहां मौजूद पुलिस अधिकारी ने उन्हें उठाया। इसके बाद कांग्रेसी विधायकों को गाड़ी के सामने से हटाते हुए रास्ता खाली कराया। तब कहीं जाकर राज्यपाल का काफिला वहां से रवाना हो सका। राज्यपाल महोदय जी को एक बार नहीं अनेक बार धक्के लगे, गिरने से बचाने की कोशिश करनी पड़ी। जवाब में कांग्रेस ने उल्टा अपने विधायकों के साथ ही धक्का मुक्की होने का आरोप लगा दिया और कार्रवाई की मांग शुरू कर दी। भाजपा के मंत्रियों ने हमारे लोगों को धक्के मारे, उन सब पे एक्शन होना चाहिए। हालांकि बाद में हंगामा करने वाले कांग्रेस के 5 विधायकों को पूरे सत्र के लिए सस्पेंड कर दिया गया। कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने चुनाव आयोग के फैसले पर सवाल उठाए और 8 चरणों में चुनाव के ऐलान को राज्य सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश बता दिया। बंगाल में तो प्रधानमंत्री जी का और अमित शाह जी की विशेष कृपा है और वो हर वो काम वो करना चाहेंगे और हर वो तरीका अपनाना चाहेंगे और जिससे बंगाल में उनको चुनाव में फ़ायदा हो। तो मेरा ख्याल है ये जानबूझकर ऐसा किया गया है कि इसको लिंगर ऑन किया गया है, लंबे समय तक चुनाव को ले जाने का उद्देश्य यही है कि वहाँ जो सरकार है उस पर दबाव बनाया जाए। हरियाणा के जींद से चौंकाने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां एक बेकाबू ट्रक ने एक दूसरे ट्रक को पीछे से टक्कर मार दी। बताया गया कि टक्कर मारने वाले ट्रक की रफ्तार काफी तेज थी, जिसकी वजह से ड्राइवर उसे वक्त रहते नहीं रोक सका और वो सीधा आगे खड़े एक दूसरे ट्रक से भिड़ गया। टक्कर इतनी तेज थी कि आगे वाला ट्रक कई मीटर तक घिसटता चला गया। इस हादसे का वीडियो भी सामने आया, जिसमें वो ट्रक एक भीड़ भाड़ वाली सड़क पर खड़ा दिखाई दिया, लेकिन तभी पीछे से दूसरा ट्रक आया और सीधा उससे टकरा गया। हादसे में टक्कर मारने वाले ट्रक का अगला हिस्सा बुरी तरह टूट फूट गया और उसमें मौजूद ड्राइवर भी अंदर ही फंस गया। थोड़ी देर बाद पुलिस भी वहां पहुंची, जिसके बाद आसपास के लोगों की मदद से ड्राइवर को किसी तरह ट्रक से बाहर निकाला गया।
केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ममता बनर्जी पर हमला बोला। उन्होंने एक ट्वीट किया और अपने ट्वीट में लिखा कि दीदी बेचैन ना हो, बंगाल का मुख्यमंत्री बंगाल का ही देशभक्त सपूत होगा, जो जय बांग्ला जय भारत दोनों बोलेगा। मुंबई के पॉश पेडर रोड इलाके में एक दिन पहले जिस संदिग्ध गाड़ी में जेलेटिन की छड़ें मिली थीं, उसके मालिक का पुलिस ने पता लगा लिया। साथ ही कार को उस इलाके में पार्क करने वाले शख्स का सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस के हाथ लगा, जिसमें दिखा कि कार को पेडर रोड इलाके में सड़क किनारे खड़ी करने के बाद वो शख्स गाड़ी के पिछले दरवाजे से नीचे उतर गया। उस कार के पीछे थोड़ी दूरी पर दूसरी सफेद गाड़ी नजर आई। पुलिस को शक है कि वहां खड़ी कार में विस्फोटक छोड़ने के बाद वो शख्स पीछे खड़ी सफेद गाड़ी में बैठकर वहां से निकला होगा। इस इलाके में तमाम सीसीटीवी कैमरे जो लगे हुए हैं वो मुंबई पुलिस छान रही है। पेडर रोड इलाके में रिलायंस इंडस्ट्रीज के सीएमडी मुकेश अंबानी के घर एंटिलिया के पास विस्फोटक से भरी कार बरामद की गई थी। पुलिस ने बताया कि जिस किसी ने ये कार वहां खड़ी की, वो ऐसी योजना बनाकर वहां पहुंचा था कि किसी को भी उस पर शक न हो। तो सस्पिशियस गाड़ी मिली थी, उसकी जो नंबर है, नंबर प्लेट पे जो नंबर है, वो एक मुकेश अंबानी की सिक्योरिटी डिटेल में जो एक गाड़ी है उसकी नंबर से मैच होती है। शुरुआती जांच में ये बात भी सामने आई कि विस्फोटक से भरी कार पर फर्जी नंबर प्लेट लगाई गई थी और गाड़ी की जांच करने पर पुलिस ने उसके अंदर से भी कई फर्जी नंबर प्लेट बरामद की। पूरे मामले की जब बारीकी से पड़ताल की गई तो पता चला कि वहां खड़ी की गई कार चोरी की है और पुलिस ने जानकारी दी कि 8 दिन पहले वो कार विक्रोली इलाके से चोरी की गई थी। कार के साथ पुलिस को वहां से एक धमकी भरी चिट्ठी भी मिली, जिसमें मुंबई को दहलाने की साजिश का जिक्र था। कार के मालिक तक पहुंचने में भी पुलिस को ज्यादा वक्त नहीं लगा और पूछताछ के लिए कार के मालिक को क्राइम ब्रांच के दफ्तर बुलाया गया। 17 तारीख को शाम को मैंने गाड़ी वहाँ पे लगाई है, उसके बाद चोरी हुई है। मुंबई के सबसे पॉश इलाके में विस्फोटक से भरी कार मिलने के बाद पूरे मुंबई में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया और इस मामले की गंभीरता को देखते हुए क्राइम ब्रांच को जांच का जिम्मा सौंपा गया। इसके अलावा मुंबई को दहलाने की साजिश का पर्दाफाश करने के लिए 10 टीमें बनाई गईं और धमकी भरी चिट्ठी मिलने के बाद क्राइम ब्रांच के साथ एटीएस को जांच में शामिल किया गया। कार के अंदर से जेलेटिन की जो 20 छड़ें बरामद की गईं, वो नागपुर की एक कंपनी में बनाई गई थी। उस कंपनी ने इस मामले में बयान जारी किया कि वो जिस किसी के पास भी लाइसेंस होता है उसी को जेलेटिन की सप्लाई करती है, लेकिन यह भी साफ किया कि जेलेटिन की छड़ें 25 किलो के बॉक्स में भर कर दी जाती हैं, न कि उन्हें खुला भेजा जाता है। एंटिलिया के पास जेलेटिन की 20 छड़ें बॉक्स में न होकर खुली हुई हालत में मिली थी, जिससे उसके खरीदार की पहचान करना भी पुलिस के लिए चुनौती बन गया। इस बीच रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने एक बयान जारी कर इस पूरे मामले में तुरंत एक्शन में आने के लिए मुंबई पुलिस की तारीफ की। ओडिशा के गंजाम से चौंका देने वाली एक तस्वीर सामने आई, जिसमें समुद्र के किनारे 15 फीट लंबी एक ब्लू व्हेल की कुछ लोगों ने जान बचा ली। ये घटना वहां के सोनापुर बीच पर हुई, जहां समुद्र में लहरों के बीच मस्ती कर रहे कुछ लोगों को किनारे पर एक ब्लू व्हेल दिखी, जिसके बाद वो उसके पास गए तो पता चला कि उसकी सांसें चल रही हैं। तुरंत उन लोगों ने वन विभाग को इसकी जानकारी दी और ब्लू व्हेल को समुद्र में वापस छोड़ने में वन विभाग की टीम ने पूरी मदद भी की। अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर एक राहत देने वाली खबर आई। दिसंबर में खत्म हुई तिमाही में देश की अर्थव्यवस्था पटरी पर लौटने के संकेत मिले। दिसंबर में खत्म हुई तिमाही में देश की जीडीपी बढ़ने की रफ्तार 0.4% रही। आंकड़ा छोटा होने के बावजूद अहम इसलिए है क्योंकि इससे पिछली 2 तिमाही में जीडीपी में गिरावट दर्ज की गई थी, माइनस में थी। कोरोना संकट के बाद पहली बार जीडीपी में बढ़त दर्ज की गई। अप्रैल 2020 में शुरू हुए कारोबारी साल की पहली तिमाही में जीडीपी में 23.9% की गिरावट दर्ज की गई थी, माइनस में। इसके बाद दूसरी तिमाही में सुधार जरूर हुआ, लेकिन जीडीपी बढ़ी नहीं। दूसरी तिमाही में जीडीपी में 7.5% की गिरावट दर्ज की गई, वो भी माइनस में। माना जा रहा है कि साल की चौथी तिमाही के नतीजे कुछ और बेहतर होंगे। मार्च में खत्म होने वाले कारोबारी साल में जीडीपी में 8% की गिरावट का अनुमान लगाया गया है। ओवैसी की पार्टी मध्य प्रदेश में भी चुनाव लड़ेगी। असदुद्दीन ओवैसी ने ऐलान किया कि उनकी पार्टी AIMIM मध्य प्रदेश में भी चुनाव लड़ेगी। इसके लिए जल्द प्रदेश के चुनाव आयोग में रजिस्ट्रेशन करवाया जाएगा। AIMIM वहां निकाय चुनाव से इसकी शुरुआत कर सकती है। गुजरात में सोमवार से कोरोना वैक्सीन लगाने का दूसरा चरण शुरू हो गया, जिसके लिए 500 सेंटर बनाए गए हैं। 60 साल से ऊपर के सभी लोगों को कोरोना का टीका मुफ्त लगाया जाएगा। इसके अलावा 45 साल से ज्यादा उम्र के उन लोगों को भी टीका मुफ्त लगेगा जो किसी दूसरी गंभीर बीमारी की चपेट में है।
यूसुफ पठान ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास का ऐलान कर दिया। इसकी जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए दी। साथ ही उन्होंने अपने परिवार, प्रशंसकों और बीसीसीआई का शुक्रिया अदा किया। ग्रीस में नए शिक्षा कानून के विरोध में हजारों छात्रों ने राजधानी एथेंस में विरोध प्रदर्शन किया। उनका आरोप है कि नए कानून की आड़ को लेकर पुलिस यूनिवर्सिटियों में बेवजह छात्रों को परेशान कर सकती है और यही वजह रही कि हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी राजधानी एथेंस की सड़कों पर उतर आए। बैनर और पोस्टर लिए छात्रों ने सरकार के खिलाफ मार्च भी निकाला और इसके साथ ही उन्होंने सरकारी इमारतों का घेराव करने की भी कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। इस हंगामे को देखते हुए पूरे शहर में पुलिस तैनात कर दी गई। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में वाइजैक स्टील प्लांट के निजीकरण के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। इसी कड़ी में लेफ्ट से जुड़े मजदूर संगठनों ने भी केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और सड़क पर उतरकर जोरदार प्रदर्शन किया, लेकिन जब पुलिस ने उन्हें सड़क से हटाने की कोशिश की तो वहां बवाल खड़ा हो गया। प्रदर्शन में शामिल कई लोग विरोध जताने के लिए जमीन पर ही लेट गए, जिन्हें हटाने में पुलिस वालों के पसीने छूट गए। कई लोगों को वहां से किसी तरह उठाकर ले जाया गया। इसी तरह कुछ महिला प्रदर्शनकारियों को भी वहां से जबरन हटाया गया। इस बवाल से पहले इन लोगों ने पोस्टर और बैनर लेकर सड़क पर काफी देर तक प्रदर्शन किया। इस दौरान वहां कुछ पुलिस वाले भी तैनात रहे ताकि हालात बिगड़ने पर प्रदर्शनकारियों को संभाला जा सके। 5 राज्यों में चुनाव ऐलान के बाद पश्चिम बंगाल में कुछ लोगों ने रात के अंधेरे में बीजेपी दफ्तर पर हमला बोल दिया। कोलकाता के फूल बागान इलाके में लोगों ने बीजेपी के दफ्तर में घुसकर जमकर तोड़फोड़ की। रात के अंधेरे में बीजेपी दफ्तर में घुसे इन लोगों ने वहां खड़ी गाड़ियों के शीशे भी तोड़ डाले। चुनाव प्रचार के लिए बीजेपी ऑफिस में खड़ी गाड़ियों में इन लोगों ने तोड़फोड़ की और आराम से वहां से निकल गए। इस हमले का जो वीडियो सामने आया उसमें तोड़फोड़ कर रहे लोगों में पुलिस और प्रशासन का कोई भी खौफ नजर नहीं आया और इन लोगों ने वहां बड़े ही आराम से तोड़फोड़ की और काफी देर तक ऑफिस के अंदर ही टहलते रहे। जब तोड़फोड़ से इनका मन भर गया तो वहां बड़े ही आराम से ये लोग निकल गए। तोड़फोड़ के बाद बीजेपी नेताओं ने टीएमसी पर बड़ा आरोप लगाया और ऑफिस के अंदर घुसकर तोड़फोड़ करने के लिए टीएमसी नेताओं और कार्यकर्ताओं को जिम्मेदार ठहरा दिया। बीजेपी ने आरोप लगाया कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने गोदाम में घुसकर प्रचार रथों को तोड़ दिया और कीमती सामान चुरा लिए। बताया गया कि बीजेपी की चुनावी वैन पार्टी दफ्तर में खड़ी हुई थी, तभी कुछ लोगों ने अचानक वहां हमला बोला और चुनावी वैन में लगे एलईडी तोड़ दिए। इतना ही नहीं, हंगामा कर रहे लोगों ने वैन के शीशे भी तोड़ डाले। बंगाल में 8 चरणों में मतदान होगा, लेकिन उससे पहले ही बीजेपी और टीएमसी में जुबानी जंग और तेज हो गई है। बीजेपी दफ्तर में हुए हमले के बाद कैलाश विजयवर्गीय ने भी एक ट्वीट किया और इस हमले की निंदा की। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि चुनाव आयोग ने बंगाल चुनाव तिथि की घोषणा की और टीएमसी के गुंडों ने बिना डर के रात 11 बजे बीजेपी के काड़पारा गोदाम में घुसकर एलईडी गाड़ियां फोड़ी और एलईडी भी खोलकर ले गए। शायद गुंडों ने चुनाव आयोग को चुनौती दी है। इस पूरे मामले पर बीजेपी नेता अमित मालवीय ने भी कोलकाता में बीजेपी के एक दफ्तर पर हुए हमले का वीडियो ट्वीट किया और टीएमसी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि टीएमसी के लोगों ने गोदाम में खड़े बीजेपी के रथों को तोड़ दिया, रथों को नुकसान पहुंचाया और एलईडी चुरा ली। टीएमसी की इस तरह की चुनावी हिंसा से चुनाव आयोग के लिए भी इन चुनावों को करवाना काफी चुनौतीपूर्ण होगा। पश्चिम बंगाल के लोग इसका जवाब देंगे। चुनाव आयोग ने 5 राज्यों में वोटिंग की तारीखों का ऐलान कर दिया। इसके साथ ही 5 राज्यों में चुनाव आचार संहिता भी लागू हो गई। न्यूज 18 के नीरज कुमार की रिपोर्ट है कि सबसे लंबा चुनाव पश्चिम बंगाल में होगा, जहां 8 चरणों में चुनाव कराया जाएगा। पश्चिम बंगाल में 294 विधानसभा सीटों के लिए मतदान होगा, जिनके लिए वोटिंग 27 मार्च को शुरू होगी। इसके बाद 1 अप्रैल, 6 अप्रैल और 10 अप्रैल को वोटिंग होगी। फिर 17 अप्रैल, 22 अप्रैल, 26 अप्रैल और 29 अप्रैल को वोटिंग होगी। यानी मार्च में बंगाल में चुनाव शुरू होंगे और अप्रैल का पूरा महीना ही चुनाव में बीत जाएगा। असम में चुनाव 3 चरणों में होगा, जिसके लिए वोटिंग 27 मार्च, 4 अप्रैल और 6 अप्रैल को होगी। केरल, तमिलनाडु और पुदुचेरी में एक ही चरण में 6 अप्रैल को चुनाव होगा, जबकि 5 राज्यों में हुए चुनाव के नतीजे एक साथ 2 मई को घोषित किए जाएंगे। लेकिन 8 चरणों में पश्चिम बंगाल का चुनाव कराए जाने के फैसले पर ममता बनर्जी भड़क गई।
ममता ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग ने बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए ऐसा किया। BJP has the agency power. BJP has the government of India power. But one central government cannot misuse their own power for a state election. And if you do it like this, if you allow it like this, then there will be a big blunder. हालांकि बीजेपी ने ममता बनर्जी के आरोपों को खारिज कर दिया और दावा किया कि 8 चरण में चुनाव होने की वजह खुद ममता बनर्जी की पार्टी है। बीजेपी का आरोप है कि टीएमसी के इशारे पर बंगाल के चुनाव में हिंसा की आशंका है, इसीलिए चुनाव आयोग को 8 चरण में चुनाव कराने का फैसला करना पड़ा। इसकी जिम्मेदार कोई और नहीं है, ना निर्वाचन आयोग है ना भारत सरकार है। इसकी जिम्मेदार कोई है तो स्वयं ममता बनर्जी है, उनकी पार्टी तृणमूल है, जिसने इतनी भयानक हिंसा और भय का वातावरण बना के रखा कि आज बंगाल की जनता जश्न मना रही होगी। वहीं कोरोना संकट के बीच हो रहे चुनावों के लिए चुनाव आयोग ने कोशिश की कि बेवजह भीड़ जुटाने से राजनीतिक दलों को रोका जा सके। न्यूज़ 18 के रवि सिंह की रिपोर्ट है कि इस बार नामांकन के दौरान केवल 2 लोगों को आने की इजाजत होगी, यानी नामांकन दाखिल करने के वक्त हर बार की तरह उम्मीदवार कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे। यहां तक कि चुनाव आयुक्त ने साफ किया कि नामांकन पत्र दाखिल करने की व्यवस्था ऑनलाइन भी की जाएगी, जिसका मतलब यह कि घर या दफ्तर में रहते हुए भी उम्मीदवार नामांकन पत्र दाखिल कर पाएंगे। यहां तक कि जमानत की रकम जमा करने की व्यवस्था भी ऑनलाइन होगी, यानी इस काम के लिए भी उम्मीदवारों को मजिस्ट्रेट के दफ्तर पहुंचने की जरूरत नहीं होगी। चुनाव प्रचार के दौरान निकाले जाने वाले किसी भी रोड शो में 5 से ज्यादा गाड़ियों को सड़क पर निकलने की इजाजत नहीं होगी। इसके अलावा डोर टू डोर कैंपेन के दौरान भी केवल 5 लोग ही एक साथ प्रचार के लिए निकल पाएंगे। चुनाव प्रचार का समय खत्म होने के बाद वोटिंग वाले दिन तक उम्मीदवारों को घर घर जाकर प्रचार करने की इजाजत होती है। कोरोना काल में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की घोषणा चुनाव आयोग ने बिहार मॉडल की तर्ज पे ही की है, सिर्फ चुनावी चरणों के निर्धारण को छोड़ के। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में 2 बदमाशों ने एक होटल पर गोलीबारी की। रात के वक्त होटल पहुंचे इन दोनों हमलावरों के चेहरे नकाब से ढके हुए थे, जिसके बाद उन दोनों ने होटल के मेन गेट पर गोलियां दागनी शुरू कर दी। घटना के वीडियो में ये हमलावर उस होटल के बाहर पिस्तौल ताने खड़े दिखे। तभी एक हमलावर ने गोली चलाई, जिससे गेट का कांच टूटकर बिखर गया। इसके बाद वो हमलावर तेजी से वहां से भाग गया, जबकि उसका साथी वहीं खड़ा रहा। कुछ देर बाद उसने भी होटल के गेट पर गोली चलाई और वहां से बेखौफ होकर निकल गया। व्यक्ति जो चेहरा ढके हुए थे उनके द्वारा उसमें फायर किया गया है। बताया गया कि इन दोनों आरोपियों ने पहले होटल स्टाफ से गेट खोलने को कहा था, लेकिन होटल स्टाफ ने जब ऐसा नहीं किया तो उन्होंने गोली चला दी। अफ्रीकी देश नाइजर में हुए राष्ट्रपति चुनावों ने जनता को लोकतंत्र मजबूत होने के जो सुहाने सपने दिखाए, नतीजे घोषित होते ही उन पर राजनीतिक संकट के काले बादल छा गए। चुनाव में विपक्ष के उम्मीदवार को हार मिली, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपनी जीत का दावा ठोक दिया। फिर तो उनके समर्थक ऐसे बेकाबू हुए कि सत्ता हथियाने के लिए उन्होंने कोहराम मचा दिया। राष्ट्रपति की कुर्सी तक अपने नेता मोहम्मद उस्मान को पहुंचाने के लिए वो दंगा फसाद करने पर उतर आए। हाथों में डंडे पत्थर लेकर वो चुनाव में हुई कथित गड़बड़ी का हिसाब लेने सड़कों पर निकल गए। कहीं प्रदर्शनकारियों ने आगजनी की तो कहीं पत्थर, लकड़ी और सामान रखकर रास्ते रोक दिए। उन्होंने दुकानों में भी खूब तोड़फोड़ की। विपक्षी नेता के समर्थकों ने इतना उत्पात मचाया कि उनसे निपटने के लिए दंगा निरोधी पुलिस की फौज को मोर्चा संभालना पड़ा। फिर जैसे ही कुछ प्रदर्शनकारी पुलिस के हत्थे चढ़े तो उसने हिसाब बराबर करने में भी देर नहीं की। राष्ट्रपति चुनाव में नाइजर की सत्ताधारी पार्टी के उम्मीदवार मोहम्मद बजूम को जीत मिली है, लेकिन विपक्ष का आरोप है कि चुनाव में धांधली की गई। इसी बात पर वहां बवाल हो गया। दिल्ली के पास गुरुग्राम से दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई, जहां पति पत्नी के झगड़े के बाद पति को अगवा करने का आरोप लगा। दावा है कि एक महिला ने पति से हुए झगड़े की शिकायत अपने भाई से कर दी। इसके बाद उस महिला के भाई ने अपने ही जीजा को सबक सिखाने का प्लान बनाया, जिसके बाद उस पर अपनी ही बहन के पति को अगवा करने का आरोप लगा। सामने आए घटना के वीडियो में आरोपी एक आदमी को सड़क पर घसीटकर ले जाते दिखे। विरोध करने पर वो उसे जबरन उठाकर ले गए। इसके बाद वो चारों आरोपी एक कार के पास पहुंचे और उस आदमी को कार की डिग्गी में डालने की कोशिश करते नजर आए। इस दौरान उन आरोपियों ने उसके साथ मारपीट भी की और फिर उसे लेकर वहां से निकल गए। बताया गया कि कुछ दूरी पर आरोपियों ने उस आदमी को छोड़ा, जिसके बाद वो सीधे पुलिस थाने पहुँच गया।
गुजरात के सूरत में हुए नगर निगम के चुनाव में आम आदमी पार्टी के शानदार प्रदर्शन के बाद अरविंद केजरीवाल ने वहां रोड शो किया और सूरत की जनता का शुक्रिया अदा किया। वहां के निकाय चुनाव में आम आदमी पार्टी कांग्रेस को पछाड़कर दूसरे नंबर पर पहुंच गई थी, जिसके बाद अरविंद केजरीवाल सूरत के लोगों के बीच पहुंचे। उन्होंने वहां एक रोड शो किया जिसमें शामिल आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को देखकर इस बात का एहसास होने लगा कि ये जीत उनके लिए बहुत खास है। बड़ी तादाद में लोग पार्टी की टोपी लगाकर केजरीवाल को देखने पहुंचे, जिनके बीच से होते हुए अरविंद केजरीवाल की गाड़ी आगे बढ़ी। लेकिन इससे पहले उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं की मेहनत को सलाम किया और सूरत में पार्टी को नई पहचान देने के लिए उनकी पीठ थपथपाई। पूरे गुजरात में नहीं, पूरे देश में आप लोगों की चर्चा हो रही है। पूरे देश में लोग कह रहे हैं ये सूरत में क्या हो गया। गुजरात में 28 फरवरी को पंचायत चुनाव होने वाले हैं, जिससे ठीक पहले केजरीवाल ने सूरत का दौरा किया, क्योंकि माना जा रहा है कि गुजरात में आम आदमी पार्टी कांग्रेस का विकल्प बनने की तैयारी कर रही है। यही नहीं, अपने इस दौरे में उन्होंने सूरत में पार्टी के चुने हुए पार्षदों से मुलाकात की, जिसके लिए वहां एक थैंक्स गिविंग कार्यक्रम हुआ, जिसमें केजरीवाल ने पार्षदों को जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने की हिदायत दी। यही नहीं, वो अपने सभी 27 पार्षदों के साथ जनता के सामने पहुंचे। रोड शो के बाद केजरीवाल ने जो रैली की, उसमें केजरीवाल जब मंच पर पहुंचे तो उनके साथ आम आदमी पार्टी के सभी पार्षद भी मौजूद थे, जिन्होंने जनता के सामने हाथ जोड़कर शुक्रिया अदा किया। इससे पहले उन्होंने अपने पार्षदों के साथ अलग से मुलाकात भी की और उन्हें सूरत के लोगों के लिए काम करने को कहा। बिहार के गया में सुरक्षा बल के जवानों ने 83 बम बरामद किए। बताया गया कि नक्सलियों ने दहशत फैलाने के लिए इन बमों को लगाया था, लेकिन सुरक्षा बल के जवानों ने इन्हें जमीन से निकाला और फिर सुरक्षित जगह पर ले जाकर इनको नाकाम कर दिया। सुरक्षा बल के जवानों ने धमाका होने से पहले ही इन बमों को नाकाम कर दिया। जमीन में दबाकर रखे गए इन बमों को सुरक्षा बल के जवानों ने बाहर निकाला और फिर सुरक्षित जगह पर ले जाकर इनको नाकाम कर दिया। तुर्की के इस्तांबुल से दिल को झकझोर कर रख देने वाली तस्वीरें सामने आईं, जहां एक जलती इमारत से एक महिला ने अपने 4 बच्चों को नीचे फेंक दिया। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि आग उसके अपार्टमेंट में फैल चुकी थी और जब कोई रास्ता नहीं बचा तो उसने बच्चों की जान बचाने के लिए उन्हें तीसरी मंजिल से नीचे फेंकना शुरू कर दिया। सामने आई एक तस्वीर में पहले उसने एक बच्चे को खिड़की से नीचे फेंका, फिर जिसे जमीन पर खड़े लोगों ने पकड़ लिया, फिर उसके बाद उसने अपने दूसरे बच्चे को नीचे फेंक दिया। तीसरी तस्वीरों में साफ दिखा कि उस अपार्टमेंट की खिड़की से काला धुआं उठ रहा था। वहां खड़ी वो महिला और उसके बच्चे ठीक से दिखाई तक नहीं दे रहे थे, लेकिन वो अपने दिल पर पत्थर रखकर सभी बच्चों को एक एक कर नीचे फेंकती जा रही थी। इस घटना को जिसने भी देखा उसके रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन लोगों ने बच्चों की जान बचाने के लिए महिला के इस कदम की सराहना भी की। Battaniyeleri gerdirdik, 3-4 tane battaniyeyi iç içe koyduk. बाद में उस अपार्टमेंट में मौजूद सभी लोगों को बचा लिया गया और उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया।